कि लक्ष्मण राव जी, जो कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से भी सम्मानित हुए हैं, जी कि आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी जी फिर भी एक टी स्टॉल में आप बहुत एक साधारण सा बुजुर्ग जैसा वहां पे खड़े थे। ये मेरे गांव का एक लड़का था रामदास, ये पानी में डूबकर मर गया। उसके ऊपर मैंने पहला उपन्यास लिखा। विष्णु दिगंबर मार्ग पर मैंने एक चाय की दुकान लगाई। उसके पहले पान बीड़ी सिगरेट बेचता था। अच्छा। धीरे धीरे वो काम चलता रहा। किताबें लिखने से ये चाय बेचने का सफर कैसा रहा और वहां से सड़क से यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा? जय जगन्नाथ। इना अनफिल्टर्ड की और एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। आश्चर्य की बात यह है कि हम एक जगह पे आए थे, एक 5 स्टार होटल है जहाँ पे हम लोग खाना खाने आए थे, और वहाँ पे देखा कि टी स्टॉल में खूब सारी किताबें थी और बगल में एक बुजुर्ग खड़े थे जिनका नाम है लक्ष्मण राव। कुछ आश्चर्य लगा तो हमने उनसे बात किया। पता चला कि वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए भी वो टी स्टॉल में क्या कर रहे थे? चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी जुबानी सुनते हैं, उनकी कहानी। इना अनफिल्टर्ड में हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक आदमी के पीछे एक ना एक कहानी छिपी होती है और वही कहानी को सामने लाना ही हमारी प्रयास है। चलिए आज लक्ष्मण राव जी से बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं उनकी कहानी। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि लक्ष्मण राव जी, जो कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से भी सम्मानित हुए हैं, उनकी लेखनी से निकली हुई कई किताबें समाज को एक नई दिशा देती है। चलिए उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनसे उनकी कहानी। लक्ष्मण राव जी नमस्ते। इना अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत। धन्यवाद 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 जी। पहले तो हमको जो आश्चर्य लगा जी कि आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी जी फिर भी एक टी स्टॉल में आप बहुत एक साधारण सा बुजुर्ग जैसा वहां पे खड़े थे, इसके लिए कुछ बताइए। दरअसल क्या है कि यह एक सौभाग्य की बात है कि मैं महाराष्ट्र से दिल्ली में आया हूँ। 50 साल हो गए और 50 साल में यहाँ मुझे आना था तो एक किताबें लिखने के लिए आना था। अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में कुछ बताएं। लेखक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे गांव का एक लड़का था रामदास, ये पानी में डूबकर मर गया। उसके ऊपर मैंने पहला उपन्यास लिखा। इसे प्रकाशित करने के लिए मुझे दिल्ली आना था, लेकिन ये सौभाग्य है कि मुझे दिल्ली रहना पड़ा। और मैं 22 जुलाई 1952 को मेरा जन्म हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गाँव है तड़ेगांव दशासर। वहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ रहता, माता पिता के साथ रहता था। 8वीं कक्षा तक मेरी वहाँ पढ़ाई। फिर अमरावती आया। अमरावती में मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। फिर मैं एक मिल में काम करने लग गया। 1975 में 5 साल के बाद वो मिल बंद हो गया तो मैं घर वापस चला गया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन 1963 की एक बात थी कि मेरे गाँव का लड़का रामदास ये पानी में डूबकर मर गया था। उसके ऊपर मैंने एक उपन्यास लिखा था और मेरी जिज्ञासा थी, मैं हिंदी बहुत पढ़ता था, तो हिंदी पढ़ते पढ़ते मैंने उस लड़के के घटना पर कहानी लिखी रामदास नाम से। और उसके बाद वो उपन्यास का रूप दिया, क्योंकि उस समय हमारे गांव के लड़के गुलशन नंदा जी के उपन्यास बहुत पढ़ते थे। गुलशन नंदा जी बहुत फेमस उपन्यासकार थे, जिनके उपन्यासों पर फिल्में बनी है, दाग, महबूबा, झील के उस पार, कटी पतंग। तो हमें लगा कि हम गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकते हैं। ये सोचकर हम 1975 में दिल्ली आए। दिल्ली में आकर मेरे पास कोई जॉब नहीं था तो मैंने भवनों पर मजदूरी की, ढाबों पर बर्तन साफ किए। फिर मैंने ITO एरिया में विष्णु दिगंबर मार्ग पर मैंने चाय की दुकान लगाई। उसके पहले पान बीड़ी सिगरेट बेचता था। अच्छा। धीरे धीरे वो काम चलता रहा, लेकिन चाय की दुकान मैंने ऐसी सेट कर ली कि बड़े बड़े ऑफिसर्स मेरे पास चाय पीने आते थे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चाय की दुकान एक कई लोगों को लगता है कि इतना पाठ पढ़ने के बाद भी हम इतना छोटा सा काम क्यों करें? जी जी। आपको कभी ऐसा लगा? मुझे कई बार लगा कि हम इसे छोड़ देते, हम अपनी किताबों में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया।
हमें लगा कि हम किताबें और लिखेंगे और छापेंगे, इसमें पैसा आएगा, ऐसा नहीं हो पाया। उसके लिए पैसों की जरूरत हाँ, होती फिर तीसरी बात, नौकरी जो है वो 25-20 साल तक नौकरी मिलती है, उसके बाद तो नौकरी है ही नहीं। तो हमने कहा भी नौकरी हमें मिलेगी नहीं, ना सरकारी मिलेगी प्राइवेट, लेकिन हमें क्या एक स्वतंत्र रूप चाहिए था कि हम लिख पढ़ सके। इसलिए हमने कहा कि स्वतंत्र रूप से ऐसा अपना ही काम करो। इसीलिए मैं वो पान बीड़ी सिगरेट या चाय बेचता रहा। लेकिन हमारे ऊपर नज़र पड़ी यहाँ की जो ये सांग्रीला होटल है, सांग्रीला हीरोज 5 स्टार होटल है इंटरनेशनल। इस होटल के जो चीफ थे, जो हांगकांग में होते हैं, जो फूड एंड ब्रेवरेज डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट। तो आप गांव से आए, यहाँ पे 12वीं की पढ़ाई किए, लिखना यहाँ पर शुरू- 10वीं कक्षा की पढ़ाई की, 10वीं 10वीं पास हो था। अच्छा, लेकिन- 12वीं की पढ़ाई की है यहाँ पे। उसके बाद ये भी एक आश्चर्य की बात है, एक मतलब अलग बात दिखाई देती है आपको कि जब मैं 10वीं पास था, मैं तब तक 7-8 पुस्तकें लिख चुका था। 10वीं पास तक आप 7-8 पुस्तकें मैं लिख चुका था और 5-6 छप चुकी थी। छप भी चुके थे। हाँ। एक बात मुझे बताइए, आप गांव से आए थे, आप लिखते थे ठीक है, लेकिन छपने के लिए तो पैसे चाहिए। हाँ, छपने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन होता क्या था कि मैं प्रकाशकों के पास गया, अच्छा किसी ने कहा पैसे लगते वगैरह वगैरह, एक ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, अच्छा। आप नहीं जानते ये क्या है, तो हम उसको प्रणाम करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे अपना ही करना पड़ेगा, तो मैंने अपना प्रकाशन नया नाम रखा, भारतीय साहित्यकार प्रकाशन, और उस प्रकाशन के नाम से अपनी पुस्तकें प्रकाशित की। और उसे मैं अपने साइकिल पे 20-20, 30-30 किलोमीटर स्कूल अच्छा। में जाके बेचता था। अच्छा तो 92 में हमने रामदास को छापा, अच्छा। रामदास 92 को रामदास छापा, और एक टीचर ने पढ़ा। वो टीचर मेरे पास आए, कहने लगे ये आपने लिखा है। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा लेकर यहाँ पान बीड़ी सिगरेट बेच रहा, चाय बना रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैंने कहा मैं 10वीं पास हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि आप आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी थी, 38 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन मैंने 40 साल की उम्र में 12वीं पास की। 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। 50 साल में बीए पास किए। एक बात यहाँ पे बता दूं, लक्ष्मण राव जी तो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हम सोचते हैं कि हमसे पढ़ाई होगी नहीं, लेकिन देखिए अगर दिल में चाह हो तो कुछ भी हो सकता है। 40 साल में 10वीं पास और 12वीं पास, 40 साल में 12वीं पास, और 50 साल में बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 50 साल में बीए। तो और पढ़ने की हाँ। इससे यही एक साबित होती है कि पढ़ने लिखने के लिए उम्र की कोई जी। रुकावट नहीं और है। 63 साल में मैंने एमए किया हिंदी में, अच्छा, इग्नू से। इग्नू से किए आप। 63 साल में किया, क्योंकि फिर हमें कहा हम पढ़ते तो थे, फिर पाठ्यक्रम की पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ी जाए, तो पुस्तकें पढ़ते थे, फिर ऐसा चलता रहा वो। जी। परिवार में आपका सपोर्ट उन लोगों से कैसे था? जैसे आप लिखने लगे तो लोगों की आपसे अपेक्षा यही रहती होगी कि आप कोई नौकरी करे, पैसे कमाए, तो उनकी सपोर्ट आपको कैसा था? तो दरअसल क्या है कि 95% लोग मुझे कहते थे ये क्या कर रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मतलब जिज्ञासा नहीं, मतलब कोई मतलब पॉजिटिव रिप्लाई नहीं कि तुम अच्छा कर रहे हो वगैरह, क्या इसमें कुछ नहीं है, बहुत लोग घूम रही है, वो ऐसा वैसा। लेकिन मुझे तो करना था। मैं अगर वापस चला जाऊंगा, पूछेंगे तुम क्या करने आए हो, तो मैं करता गया। कभी तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत हो गया, अब तो छोड़ दूं ये सब? एक बार ऐसा हुआ था, 90 में ऐसा हुआ था। लेकिन आए दिन मेरे पास पत्रकार आते थे, मेरा इंटरव्यू छाप देते थे। तो वो- थोड़ा सा आपको और भी हाँ, मोटिवेशन 81 में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार इंटरव्यू छापा, संडे रिव्यू में। वो इंदिरा गांधी तक चर्चा में गया। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, उनसे मुलाकात हो गई, उनके ऊपर एक नाटक लिखा, प्रधानमंत्री। तो ये चीजें जब ये कहाँ से मिली, ये जो विपरीत परिस्थिति में काम करते हुए मिली है कि व्हाई ही आर सेलिंग टी और दैट पान बीड़ी सिगरेट एंड राइटिंग बुक्स एंड सिटिंग एट द ट्री। तो आप ये मानते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें अगर ऐसा कोई परिस्थिति आता है, कोई हमको क्रिटिसाइज करता है, तो उससे हमको शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए? क्रिटिसाइज एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा पावर होनी चाहिए, हमारी विल पावर ज्यादा होनी चाहिए, और वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। जैसे कि लेखक बनना तो है ही ना, ये तो कोई किसी भी हालत में बनना है, वो बनता है, लेखक बनता ही है। लेखक है ना, एक क्लर्क है ना, एक चपरासी है ना, एक रिक्शे वाला है ना,
तो फिर वो अगर तुम रिक्शा चलाते हो तो तुम भी चलाओगे। हाँ जी। एक रिक्शा चलाना कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं है हम रिक्शा ही चलाएं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हम कर रहे हैं वो उपलब्धियां है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां है। ये लोग ये समझिए बहुत बड़े आदमी का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन हमने तो वो सोचा ही नहीं कि बहुत बड़े आदमी का काम है। आपने ये सोचा कि हम भी कर सकते हैं? हमने कहा हम तो कर ही रहे हैं। हाँ, हम थोड़े में कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हो सकता है मिल जाए एक दिन ये response। बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम तहे दिल से कुछ करना चाहें तो चाहे उसमें कितना भी रुकावट आए, अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक बात और बताइए लक्ष्मण जी, जैसे आप किताबें लिखना शुरू की, जी किताबें लिखने से ये चाय बेचने का सफर कैसा रहा और वहां से सड़क से यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा? हाँ, तो मैं जब जैसे महाराष्ट्र से आया, दिल्ली में रहा, फिर उसके बाद फिर मैं छोटा मोटा काम करने लग गया। पान बीड़ी सिगरेट बेच रहा था, अखबारों में छप ही रहा था, किताबें छप रही थी, उन्हीं पैसों से और किताबें छप रही थी। 86 में शादी हुई मेरी, मेरे अभी भी 2 बेटे हैं और वो MBA करके बैंक में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। हम वेल सेटल, हम 4 लोग यहाँ, लेकिन हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो नागपुर अमरावती में है। मतलब हमारे हम 4 भाई, उनके लड़के, उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चों परिवार। मतलब यहाँ आने के बाद फिर मैं जो ये काम करता तो कर ही रहा था, शिक्षा हमने ली थी, जो भी है, किताबें भी चली रही थी। लेकिन दरअसल क्या है कि एक हिंदी भाषा में लोग बोलते तो सारे हैं, पर कोई किताबें नहीं पढ़ना चाहता है, वो लगाव अंग्रेजी की तरफ है। अंग्रेजी भी लेते हैं तो वो तय तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कोशिश की, बहुत कोशिश की। अब मराठी में अगर हम लिखना चाह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर रहना पड़ेगा, मार्केटिंग महाराष्ट्र में करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा अब। तो हमने दिल्ली में ये किया, तो हमारी बहुत सारी, अब तक शायद 1 लाख के ऊपर हमारी किताबें बिक चुकी 1 लाख के ऊपर? हाँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी किताबें देखी आपने, जो 2-2 हज़ार रुपये कीमत की एक किताब है, तो उसको भी 1-1 लाख रुपए छपने के लिए चाहिए। तो किताबों के पैसे किताबों में लग रहे हैं। भला ही हमने घर नहीं बनाया, कार नहीं खरीदी, लेकिन इस काम को हमने आगे बढ़ाया। ये अभी बच्चों बहुत को बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमको वही बताइए आपकी वो किताब लिखने की सफर से फिर ये चाय की जर्नी कैसे आपकी? हाँ, चाय की जर्नी इसलिए कि जब आपको रोजगार तो करना ही है ना। फिर चाय की दुकान पे हम किताबें रखते थे, वो भी बिकती थी, 10-12-15 हज़ार की किताबें बिकती थी, और चाय भी। और चाय हम 4-5 घंटे करते थे लोगों को मिलने के लिए, कि 3-4 बजे जाके 2-2:30 बजे तक हम बुक मार्केटिंग करते थे, स्कूल और कॉलेज में जाकर किताबें बेचना। अच्छा। तो ये काम चलता रहा, बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद वो अपनी नौकरी में लग गए। लेकिन यहाँ पर जो है, तो यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, मिस्टर अनुराग वाली जी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, इन्होंने अपनी मैनेजर 2-3 बार मेरे पास भेजी। जब भी वो हांगकांग से आते थे तो वो कहते थे तुम लक्ष्मण राव को बुला के लाओ, मिल के आओ उनको। तो वो आती थी, मैं बातचीत करता था, वो मैं मना कर देता था। तो तीसरी चौथी बार जब वो लड़की आई तो कहने लगे आज सर आप ऐसा करिए, नहीं कहने के लिए चाहिए कि भाई नहीं हो सकता, एक बार मिल लीजिए। उस दिन मैंने हाँ कह दिया, और उस मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो उन्होंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर खाना पीना कपड़े, और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी किताबें बिकेगी, आपके कटआउट लगाए जाएंगे यहाँ पर। तो मैं राजी हो गया, मैंने कहा ठीक है। ऐसे करते करते आज 4 साल हो गए। अभी अच्छा। जुलाई में 5वां साल चालू हो रहा है। तो कहने का कैसा लगता है सड़क से आके इतनी अच्छी जगह पे रह के हाँ, फिर ये लोगों के आपने- साथ मिलना जुलना, इतने लोग आपके संस्पर्श में हाँ, आते ये हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम सड़क पर बैठे थे तो एक अलग क्लास था, यहाँ आने के बाद ये एक अलग क्लास मिला। विदेशी लोग, यूरोपियन लोग, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, और यहाँ जो डिसिप्लिन है होटल का, बाल साफ होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, कम बोलो, कोई प्रश्न करता है उतना ही उत्तर दो, अपने तरफ से कुछ मत बोलो। उन्होंने कोई डिमांड की, नहीं मत बोलो, हाँ बोलो, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव। हाँ, उनको ये मत कहो कि हमारे पास नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं, हाँ अभी कर देते हैं, टाइम के पहले कर दो। जीवन में कोई बदलाव आया है? तो जीवन में एक रहन सहन में बहुत बदलाव आया है, बातचीत में बदलाव आया है, अपेक्षा है, जो अपेक्षा थी वो सफल होने की तरफ है, कि चलो अपने
कुछ सफलता मिली। इसके ऊपर तो क्लास नहीं है। जो 5 स्टार में जो लोग आते यहाँ हैं। आने के बाद हाँ आपकी जो किताबें बिक रही थी हाँ और अभी जो किताबें बिक रही है हाँ उसमें कोई फर्क आया है? हाँ, अगर मैं बाहर जाकर मार्केटिंग करता तो किताबें शायद ज़्यादा बिकती, लेकिन ये स्टेटस, ये माहौल नहीं मिलता, ये रहन सहन नहीं मिलता, ये अनुभव नहीं मिलता। 4 साल में हमें वो अनुभव आ गया कि हमें और भी होटल मतलब कि गेस्ट कंसल्टेंट के रूप में बुलाते हैं कि आप आओ हमारे होटल में रहो, हमारे होटल में बातचीत करो गेस्ट के साथ। अभी बात करेंगे आपसे थोड़ा आपके किताबों के बारे में। जी जी आपने इतने सारे किताबें लिखे हैं, जी जी। उनमें से कुछ मतलब हाँ, सत्य कथा के ऊपर सारे आधारित सारे है? सारी सत्य घटनाओं पर ही है। कोई काल्पनिक नहीं है? कोई कल्पना नहीं है, बस थोड़ा सा कल्पना तो डालना ही पड़ता डालते है। हैं। हाँ, इसके लिए आप आपका जो भावना शक्ति है, जो थॉट प्रोसेस है, हाँ। उसको कैसे बनाते जो आप थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वो अध्ययन से होता है। हैं? और अध्ययन क्या होता है कि ये किताब आपने पढ़ने के बाद वही किताब आपको बताएगी दूसरी क्या पढ़नी है। अगर हमने एक 16 रुपए का डिक्शनरी लिया, शब्दकोश लिया, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा लो, फिर हमें लगता है कि उससे बढ़ा लो, फिर हमें लगता है कि अंग्रेजी का भी ले लो। तो ये पढ़ने की आदत अगर हो और पढ़ते हो आप तो अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जब एक अखबार हम पढ़ रहे तो ऐसा लगता है कि अरे वो अखबार अच्छा बताता है, देखो उसे लो। आप यकीन नहीं करोगे कि 81 से लेकर अब तक 40 साल हो गए हैं, 40 साल के अखबार मेरे घर में है। अच्छा, उसके लिए एक अलग कमरा लिया हमने। सारे अखबार हाँ, आप ये रखे ये हैं? ये भरा हुआ है सब। अच्छा, हाँ, ये भरा हुआ है। इसका बाइंडिंग करके हम लाइब्रेरी बनाएंगे, पर्सनल लाइब्रेरी, अपने लिए, परिवारों को दिखाने के लिए कि देखो हमने जो कमाया ना वो ये कमाया। 2009 में 2009 जी 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 जी। आपको तत्कालीन राष्ट्रपति जी, जो जी। महामहिम राष्ट्रपति थे, हाँ महामहिम प्रतिभा पाटिल जी, हाँ उन्होंने सम्मानित किया। जी जी जी। उसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल क्या थी कि वो बात ऐसी थी कि उनके बारे में उन्होंने एक रिपोर्टर थे कि उनके जो करस्पॉन्डेंट होते हैं राष्ट्रपति भवन के, तो उनको पूछा गया कि भाई ये हु इज दिस पर्सन, कि ये चाय बेचते हैं और फुटपाथ पे बैठते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी है। और हम विदेश में गए थे, विदेशी अखबार में पढ़ा हमने, तो फिर उन्होंने कहा इनका बायोडाटा वगैरह ला के दे सकते हो। तो वो फिर एक दिन आए मेरे पास, मेरी किताबें और मेरा बायोडाटा ले गए। फिर 1.5 साल के बाद फिर हमें वहाँ बुलाया गया। अच्छा, बुलाया भी ऐसा गया कि मुझे फ़ोन आया राष्ट्रपति भवन से कि हम राष्ट्रपति भवन से बोल रहे हैं और आपको 23 जुलाई को आपने राष्ट्रपति भवन आना है, परिवार के साथ आना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आ जाएंगे। तो मैंने फोन रख दिया। तो उन्हें यकीन नहीं आया कि ये आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कैसा लगा? तो उन्होंने फिर उनके पर्सनल सेक्रेटरी है मैडम उनकी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अभी भी आपको एक फ़ोन आया होगा राष्ट्रपति भवन से। तो हाँ, मैंने आके, तो आपको यकीन नहीं आया क्या कि आपको बुलाया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में? मैंने कहा मैम मुझे वास्तव में यकीन नहीं आया है। कहता, फिर उन्होंने एक जो सीनियर रिपोर्टर थे उनका नाम पूछा, करस्पॉन्डेंट थे। हाँ, कहता वो सातोगर जी का फ़ोन नंबर, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तब मुझे यकीन आ गया। अच्छा। क्योंकि वो सातोगर जी मेरा सारा बायोडाटा वगैरह ले गए थे। मैंने कहा अरे, मैंने कहा सॉरी मैम, मुझे माफ़ करना, मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब यकीन आ गया। वो मोमेंट जब हाँ। आप राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रहे थे, हाँ। कैसा था? नहीं, जब ये हमारा एक अति विशिष्ट व्यक्ति का पुरस्कार था, वो जो ये पुरस्कार होते वो नहीं था, हमारा अपना अलग से प्रोग्राम था। पूरे परिवार के साथ गए हम, मेरे बेटे, मेरी पत्नी और भी लोग थे, कुछ 10-20 रिपोर्टर भी थे, सब वहाँ गए। और फिर वो उनको देखने के बाद उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा। 22 मिनट हमने उनसे बात की। अच्छा, ये राष्ट्रपति भवन में बैठकर राष्ट्रपति के साथ 22 मिनट बात करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए तो चल जाएगा, लेकिन मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए 22 मिनट उनसे बात करना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तो आम आदमी कहने की आम बात आदमी है, के लिए, एक आम आदमी के लिए राष्ट्रपति भवन जाके वहां से बुलावा आके हाँ, जाके उनसे 22 मिनट बात करना, हाँ, ये जिंदगी की आपकी बहुत बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि उपलब्धि है। ये उपलब्धि है, जी हाँ।
और फिर हमें यकीन ही नहीं, उस समय तो हमें लगता था ये सामान्य है, कॉमन है। उसके बाद आपको अभी कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हाँ, में मुझे है, जगह आपको जगह से आपको हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से बुलाते बुलाते हैं। जी। वो यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? जब बुलाते थे, दिल्ली के भी कॉलेज और स्कूल में बुलाया जाता, मैं जाता रहता हूँ। वो लोग मेरा अपने जीवन के एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, आप में क्या ऊर्जा है, आप ये इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हो, ये कोई कर नहीं सकता। जबकि राष्ट्रपति जी ने खुद कहा कि हम तो 4 किताबें भी नहीं लिख पाए, आप इतना सारा कैसे कर रहे हो। तो ये एक ऊर्जा होती है। हमने तन मन से धन से भी उसी काम में सब कुछ अपना लगा सब दिया, कुछ लगा दिए तो हैं वो आप। जाहिर है कि उसका प्रमाण मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आपने कई किताबें लिखी है, कौन सा किताब आपके दिल के करीब है? सबसे ज्यादा तो यही है, रामदास। यही हाँ। जो किताब हमने पकड़ा है, हाँ, रामदास हाँ, जी। इसलिए कि ये 100% सत्य घटना है जो और आंखों से देखा इसी है। किताब के थ्रू आपका परिचय आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। जगह जगह आपको इसका ही कोटेशन मिलेगा। अच्छा और ये मेरी जबकि छपी तीसरे टाइम पे छपी है। अच्छा। पहले टाइम पे एक नई दुनिया की नई वो कल्पना मात्र थी, वो अब आई भी नहीं। दूसरी हमने प्रधानमंत्री मिले थे इंदिरा गांधी से, उनके ऊपर एक नाटक लिखा। आप सत्य घटना के ऊपर लिखते हैं। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि साहित्य की भूमिका अपनी आम दिनचर्या जो है उसको कैसे प्रभावित करती है? साहित्य की भूमिका वो डिपेंड करता है कि हमारे व्यक्तिगत विचारों पर, हमारे अपने भाव क्या है, हम किस, जैसे ये है, हम इसको क्या समझ रहे हैं, ये सत्य है या काल्पनिक है या वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये अनुमान हो जाता है कि ये जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। अपनी दिनचर्या बहुत के से हिसाब बहुत से हम टीवी पर या अखबारों में देखते हैं कि बहुत से कल्पना मात्र लगता है, पर वो सत्य घटना है। ऐसी कैसी सत्य घटना है कि किसी, जैसे एक मतलब कहना नहीं चाहिए कि किसी ने अपराध किया, इतना अपराध किया कि वो एक महिला पार्टनर को उसके 35 टुकड़े कर डाले। ये कैसे संभव है? उसके दिल की भावना क्या है? वो पशु तो था ही नहीं। कहने का मतलब, तो उसको बाहर लाने का काम करती है साहित्य। उसको बाहर लाने का काम, अगर उस आदमी को अगर साहित्य पढ़ा होता, ये काम नहीं करता वो। उसको शैक्षणिक नॉलेज होता, एजुकेशनल नॉलेज होता उस लड़के को, तो वो ये काम नहीं करता। आपको ऐसा नहीं लगता आजकल की डिजिटल की दुनिया में हाँ। साहित्य की जो रुचि है लोगों में हाँ। थोड़ा सा कम होती जा रुचि रही है नहीं, रुचि वो जगह है, है। लेकिन उसके लिए वो जगह नहीं बन पा रही है। वो जगह समय है, नहीं हो पा रही, समय भी है, अच्छा, सब कुछ है, अच्छा। लेकिन इंटरेस्ट दूसरी जगह बना हुआ है। हाँ। जो इंटरेस्ट दूसरी, जैसा अब ये है, ये फोन है, आधे से ज्यादा जो है जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन वाहियात है। अगर हम किसी परिवार के सदस्य के साथ उसे देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं है। आप मनोरंजन कर रहे हो, कहने का मतलब यही है। आपको आज हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे जी, जो युवा पीढ़ी है, जो कि जैसे आम युवा पीढ़ी जो कि संघर्ष कर रहे हैं जीवन जीने की, लेकिन उनमें साहित्य लिखने की, साहित्य पढ़ने की वो आकांक्षा है। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जो आगे आना चाहते हाँ, हैं? हम यही कहते हैं कि आप किस रास्ते से आगे जा रहे हो, उस रास्ते का जो आपका प्लान है उसको अपनाओ। अगर पुस्तकें पढ़ने से बनता है तो पुस्तकें पढ़ने से बनाओ। अगर कुछ एक मछली पकड़ने वाला है, उस रोज समुद्र में जाता है, मछली पकड़ के ले आता है, उसमें खुशी है उसकी, उसको कहोगे तुम किताबें पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। हमने कहना भी नहीं चाहिए, वो तो खुश है, पैसे भी कमा रहा है, आनंदित भी है, उसको संकट का भी पता है। सबसे पहले अपने अंदर वो चाह होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो चाह मतलब होना चाहिए। कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने 5 स्टार होटल बना लिया अपने। जो ड्राइवर था उसने बस बना ली अपनी, क्योंकि उसने सोचा एक दिन मेरी भी बस होगी। वो चाह सबसे बड़ी बात है। वो आपके प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए आपने उसी काम को करना पड़ेगा और सक्सेस हो सकती। असंभव समाज में नहीं है, कोई भी चीज असंभव जिंदगी में नहीं है। हर चीज संभव है, लेकिन उसे करके दिखाने की ताकत बनाओ तो बात ठीक है। बहुत बड़ी बात की है आपने कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह जरूर है। जी जी। जिंदगी की इतनी साल बीत चुकी है,
आगे की क्या योजना है? आगे बस अब अभी गुलचंदा जी तो बन चुके हैं, जिनको पढ़ते हैं यहाँ तक आए, अब शेक्सपियर बनना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी कोई कि तमन्ना लोग है? शेक्सपियर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको घर घर समझा जाए कि जब हम विलियम शेक्सपियर का नाम लेते हैं तो कोई भी कहता है कि हाँ पढ़े लिखे लोग तो जानते ही जानते हैं, तो हमें वो लोग जाने, मतलब पढ़े लिखे लोग जाने, हर घर में हमारी किताबें जाए। जैसे हमारी ये किताब है, अंग्रेजी में 10 किताबें ट्रांसलेट हो चुकी है, मराठी में 6 किताबें, हम तो चाहते सारी भाषा में हो जाए। बहुत लेकिन बढ़िया। हम पैसा कमाएंगे तो उसमें से आएगा, या कोई ऐसा एक आधा व्यक्ति बना मिलेगा कि ये लो यार तुम कितने चाहिए, ये लो, जितने लिए उतने वापस कर देना, 2 रुपए फालतू मत करना, कम कर लेना वापस, लेकिन अपना काम चला के दिखाओ, तो ऐसा भी हो जाएगा किसी दिन। तो बहुत बड़ी बात की है हाँ। आपने। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण राव जी, आप हमारे शो में आए, आपकी बहुत कीमती समय निकाल के हमारे शो में आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले हम ये बात बता दें कि जैसे लक्ष्मण राव जी बोले कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने के लिए अपने दिल में वो चाह होना चाहिए और उतना शक्ति होना चाहिए कि आपको चाहे कितनी भी कोई कोशिश करे नीचे गिराने के लिए या कितनी भी प्रतिबंध आए, आप आगे बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य में बढ़ते रहिए और धैर्य रखिए। बहुत बड़ी बात की है, दिल्ली की एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से जाने जाने वाले लक्ष्मण राव जी, जो कि हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। इना अनफिल्टर्ड में आने के लिए। तो नमस्ते। धन्यवाद।